Hello, good afternoon, everybody. Myself, Monica Sharma from Vij English School. My subject is Hindi, 10th standard, chapter number 2. In this lecture, I am explaining exercise of chapter 2. Okay, chapter 2 मैंने आपको explain कर दिया है revision में. Now, exercise explain कर रही हूँ सेकेंड नंबर की एक्सरसाइज से इन रिवीजन. ओके, ये हमारा रिवीजन चल रहा है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. अभी आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है ना, नेक्स्ट वीक से या फरवरी के सेकेंड वीक से, नेक्स्ट मंथ से. ओके, उसमें फुल कोर्स है आपका 80 मार्क का पेपर होगा. फुल कोर्स मतलब जो गवर्नमेंट ने चैप्टर्स अप्रूव्ड किए हैं आपके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कोर्स है ना, उनके अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स आएंगे. और मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, उसकी 4 पोर्शन में आएगा. जैसे 9th स्टैंडर्ड में ऐसे ही आपको फॉलो करा देते हैं बोर्ड के पेपर. विभाग ए, विभाग 2, विभाग 3 और विभाग 4 है ना. पार्ट A, B, C और D. ए विभाग गद्य का होगा. बी पार्ट है, ब पार्ट आपका जो ब विभाग होगा वह पद्य का होगा, पोयम का. ओके, नाउ नेक्स्ट जो सी विभाग होता है वो व्याकरण होता है, हिंदी ग्रामर. टोटली उसमें हिंदी ग्रामर आती है सी पार्ट में. एंड फोर्थ जो होता है डी पार्ट, वो लेखन विभाग होता है. उसमें आपके संक्षिप्त टिप्पणियाँ और ये संक्षिप्त टिप्पणी के अलावा जैसे आपका लेटर हुआ, स्टोरी हुई, कंपो हुआ, ये सब लेखन विभाग में डी पार्ट में आएगा. ओके, तो रेडी फॉर एग्ज़ाम, 80 मार्क्स एग्ज़ाम, ऑल सब्जेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो कैसे रोती थी बूढ़ी काकी? इसका आंसर है बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी. फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? तो आंसर है लड़के मुखराम के तिलक के उत्सव में, है. बुद्धिराम के घर में क्या उत्सव था? उसका जो लड़का है मुखराम, उसका तिलक का उत्सव था. इस खुशी में पूड़ियाँ बन रही थी. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? आंसर है कड़ाह के पास. एक वाक्य में लिखना है तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, इतना भी है ना, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई. ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हो. डायरेक्ट आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं कि कड़ाह के पास, है ना. बोथ आर राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो आंसर है काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? आंसर है शुभ प्रसंग पर अपशगुन के डर से. ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर. बुढ़ापे में दिस वन. ओके, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो कौन सी इंद्रिय थी? स्वादेंद्रिय. तो आपको आंसर में लिखना है स्वादेंद्रिय. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो इसका आंसर है बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी. जब घरवाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? आंसर है लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे. लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था. इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे.
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? आंसर है, बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? इसका आंसर है, बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना करो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? आंसर है, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्जबाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों? आंसर है, रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियाँ परोसी गई थी। सब खा पी कर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? आंसर है, रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कड़ाह के पास जा पहुंची थी। इस तरह रूपा आग बबूला हो उठी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन 2 अवसरों पर अमानुष व्यवहार किया। ओके, आंसर कंप्लीटेड। अमानुषी व्यवहार मतलब गलत व्यवहार, है ना, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपमान किया हुआ व्यवहार। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे? आंसर है, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पूड़ियाँ लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। वे कहती, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। वे कहती, चाहे कोई बुरा माने या भला, वे मांग मांग कर खाएंगी। लोग वही कहेंगे ना कि उन्हें विचार नहीं है। कहाँ करे लोग। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आंसर है, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन,
किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे कुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। इसका आंसर है, कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी ही होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 5th का, इसका आंसर है लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपनी इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सूचना अनुसार लिखिए। सूचना अनुसार में फर्स्ट है समानार्थी। समानार्थी फर्स्ट नंबर है दीनता। दीनता का पर्यायवाची होगा, समानार्थी होगा दरिद्रता। नाउ सेकंड है वाटिका। वाटिका का समानार्थी उद्यान। आप वन, बाग, बगीचा भी लिख सकते हैं, है ना। वाटिका के पर्यायवाची क्या होंगे? उद्यान, बाग, बगीचा। चलिए, हो गए समानार्थी। नेक्स्ट है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी विरोधी या विलोम शब्द, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है प्रतिकूल। प्रतिकूल का आएगा अनुकूल। सज्जन का आएगा दुर्जन। अनुराग का विराग। सुलभ का दुर्लभ। अपशकुन का शकुन और शकुन का अपशकुन, है ना। दीर्घाहार का अल्पाहार। निर्लज्जता का लज्जा और अपरिमित का परिमित। ओके, कंप्लीटेड विरुद्धार्थी शब्द। नेक्स्ट है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। फर्स्ट है जहाँ घटना बनी है वह जगह, है ना। जहाँ पर घटना घटी है, घटना हुई है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? घटना स्थल। आंसर है घटना स्थल। सेकंड है जीभ का स्वाद, रसास्वाद। थर्ड है भूख से आतुर, क्षुधातुर। ओके,
फोर्थ है धीरज की परीक्षा लेने वाली, तो आएगा धैर्य परीक्षक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है सब्जबाग दिखाना। सब्जबाग दिखाना का सही अर्थ होगा बड़े बड़े झूठे वादे करना, है ना। वाक्यों में प्रयोग आपको अपने मन से करना है। सेकंड है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना का अर्थ है अत्यंत क्रोधित होना। थर्ड है उबल पड़ना। उबल पड़ना मीन्स क्रोधित होना, गुस्सा आ जाना, है ना। फिर नेक्स्ट है हृदय सन्न रह जाना। छाती पर सवार होना। छाती पर सवार होने का मतलब है सामने अड़े रहना। नेक्स्ट है नाक कटवाना। नाक कटवाना का अर्थ है इज्जत खोना। नेक्स्ट है बेसिर पैर की बात। बेसिर पैर की बात मीन्स असंबंध बात करना, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं हो, जो बात चल रही है उसका उससे कोई संबंध ही ना हो, बिना सिर पैर की बात करना, है ना। बेसिर पैर की बात मीन्स असंबंध बात करना। नेक्स्ट है हृदय सन्न रह जाना। हृदय सन्न रह जाना का अर्थ है घोर आश्चर्य में डूब जाना। फिर मुंह बाय फिरना। मुंह बाय फिरना मीन्स बेकार की हालत में घूमना। नेक्स्ट है कलेजे में हुक सी उठना। इसका मतलब है मन में दुख होना। फिर रोटियों के लाले पड़ना। रोटियों के लाले पड़ने का अर्थ है रोटियों के लिए बहुत तरसना। फिर आग हो जाना। आग हो जाना का मतलब है अत्यंत क्रोधित होना, इसका मतलब भी अत्यंत क्रोधित होना है। फिर जवाब दे चुकना। जवाब दे चुकना मतलब छोड़ देना। अपन बोलते ना किसी चीज़ के लिए कब तो मैं जवाब दे चुका हूँ, मतलब अब उस चीज़ को मैं छोड़ दिया है, मेरे बस की बात नहीं है। जवाब दे चुकना मीन्स छोड़ देना। कलेजा पसीजना। कलेजा पसीजना का अर्थ है दया आना। ओके, ये मुहावरे हैं, इनका आप वाक्यों में प्रयोग मन से कर सकते हैं, इनके अर्थ मैंने बता दिए हैं। नाउ नेक्स्ट है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में है फर्स्ट नंबर की है परमानंद। ओके, परमानंद परम प्लस आनंद। नेक्स्ट है परमात्मा। परम प्लस आत्मा। फिर अर्धांगिनी। अर्ध प्लस अंगिनी इक्वल टू अर्धांगिनी। नेक्स्ट है स्वार्थानुकूलता। स्वार्थ प्लस अनुकूलता। नेक्स्ट है सहानुभूति। सह प्लस अनुभूति। फिर रसास्वादन। रसास्वादन की संधि होगी रस प्लस आस्वादन। फिर नेक्स्ट है व्याकुल। व्याकुल में वी प्लस आकुल। ओके, नेक्स्ट है दीर्घाहार। दीर्घाहार की संधि होगी दीर्घ प्लस आहार। प्रतीक्षा की होगी प्रति प्लस इच्छा। प्रति त में छोटी की मात्रा आएगी। ओके, प्रति प्लस इच्छा ई ईख का ऊपर हलंत आएगा इच्छा, है ना। प्रति प्लस इच्छा इक्वल टू प्रतीक्षा। कंठावरुद्ध। कंठावरुद्ध की संधि होगी कंठ प्लस अवरुद्ध। ओके, शुद्धातुर। शुद्धा प्लस आतुर इक्वल टू शुद्धातुर। नेक्स्ट है कालांतर। काल प्लस अंतर इक्वल टू कालांतर। फिर है रक्षागार। रक्षागार की संधि होगी रक्षा प्लस आगार इक्वल टू रक्षागार।
नेक्स्ट है सज्जन, सत प्लस जन सज्जन। फिर सदिच्छाएं, सत प्लस इच्छाएं इक्वल टू सदिच्छाएं। पुनरागमन, पुनरागमन की होगी पुनः प्लस आगमन। ओके। फिर है दुर्गति, तो दूर प्लस गति इक्वल टू दुर्गति। और नेक्स्ट एंड लास्ट है सम्मुख, तो सम प्लस मुख इक्वल टू सम्मुख। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो विग्रह करके समास का नाम में आप लिखेंगे फर्स्ट है शुद्धातुर, शुद्धातरु में आएगा शुद्धा रूपी तरु, इसका मतलब है शुद्धा रूपी तरु और ये है कर्मधारय समास। सेकेंड है सदिच्छाएं, तो सदिच्छाएं मीन्स अच्छी इच्छाएं, इसका अर्थ होगा अच्छी इच्छाएं और ये भी कर्मधारय समास है। थर्ड नंबर है शुद्धावर्धक, शुद्धावर्धक मतलब शुद्धा में वृद्धि करने वाला और इसका समास है उपपद, उपपद समास है ना, ये तत्पुरुष समास का एक प्रकार है। फोर्थ है रसास्वादन, रसास्वादन मीन्स रस का आस्वादन और इसका समास होगा संबंध तत्पुरुष समास। ओके, चलिए कंप्लीट दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस आल्सो कंप्लीटेड। ओके, बाय एंड टेक केयर।